हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सैम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन लॉ, और क्वेश्चन कोड नंबर है हमारा 4007, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस क्वेश्चन की आने की जो संभावना है 85% बनी रहती है, और ये ज्यादातर 20 नंबर और 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इससे ही रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 5। अब से पहले मैं डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन क्वेश्चनों को देखिएगा। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये एक दूसरे की कड़ी होती है, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हो सकता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 से भी मैच खाता हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 से मैच खाता हो सकता है 5 का क्वेश्चन जो 1 से मैच खाता हो। तो ये एक सर्कल है, ये एक दूसरे से टच में रहते हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया, सर आपने ये नहीं कराया, एक प्रॉपर वे में कराओ। भाई जब हम ओवरऑल ओवरऑल वीडियोस देखेंगे, सारी वीडियोस देखेंगे, तो उससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। और फिर एग्जामिनर हमारे कहीं से भी क्वेश्चन बना के रखता है अपने माइंड से या एक्ट से लेकर, तो आप उसे पूरा कर देते हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अब से पहले वीडियोस देखी हैं उनका ही आधार है ये क्वेश्चन, उनसे ही संबंधित है ये क्वेश्चन। उन वीडियोस को भी जाके देखिएगा, जिससे कि आर्बिट्रेशन आपका अच्छे से समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वैकल्पिक विवाद निर्णय प्रणाली। मतलब आदमियों के पास, वादकारियों के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपने वादों को कहीं और सुलझा लें। तो उसमें था कि वो कोर्ट के बाहर, न्यायालय के बाहर अपना समझौता कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, और किन व्यक्तियों के द्वारा कर सकते हैं, वो सारी बातें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताई हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है थोड़ी आगे कि ये जो वैकल्पिक विवाद निर्णय प्रणाली है, तो यहां पर बोला है कोर्ट के बाहर, ठीक है, समझौते के आधार पर इन विवादों को कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जैसे ए पक्ष और बी पक्ष दोनों आपस में सहमत हैं और कहीं अपने ही कहीं निजी स्थान पर जाकर इन समझौतों को सॉल्व कर लेते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया होती है ए और बी, ये दोनों सहमत हैं लेकिन ये चाहते हैं कि कोई बीच में हमारे व्यक्ति आ जाए, तो एक मध्यस्थ ले लेते हैं। ठीक है, कि भाई इनके द्वारा, ये बिचौलिया है, ये हमारा निर्णय करा देंगे। फिर एक तीसरी प्रक्रिया आ जाती है, इसमें मध्यस्थों की संख्या एक से ज्यादा होती है, जो संख्या विषम होती है, जैसे 3, एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी, 7 भी। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है, और ये जो है इनका निर्णय कराते हैं। तो अब बात आती है, ये तो हो गए जो पहला वाला है और दूसरा वाला है, ये तो हो गए अपने विवेक के आधार पर इन्होंने अपना मैटर खुद सॉल्व कर लिया। लेकिन किसी कारण से ये वाली जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जहां पर याचिका द्वारा अपने विवादों को सॉल्व किया जाता है, भाई ये तो हम अपने घरेलू स्तर पे, अपने ग्रामीण स्तर पे इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो यहाँ पे मध्यस्थम की जो संख्या होती है, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त की जाती है, उन वादों को कैसे सॉल्व करें, उनके लिए भी एक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। उस कोर्ट को, कोर्ट कह लो, न्यायालय कह लो, या विवादों का सुलझाने वाला स्थान कह लो, उसको कहते हैं लोक अदालत। ठीक है, अभी तक जब हम पढ़ रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो हम विवादों को सॉल्व कर रहे हैं एक लावारिस की तरह सॉल्व कर रहे हैं, इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, नहीं ये किसी शाखा से टच है। अभी तक हमें सिर्फ यही लग रहा था,
लेकिन चीजें हमारे सामने जब निकल निकल के आती हैं, जब हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि जो जो मध्यस्थ होती हैं, जो निर्णय होते हैं, इनके लिए भी एक कोर्ट बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया है जो अपना कार्य करता है। उसे कहते हैं लोक अदालत। ठीक है, ये कोर्ट की ही तरह होता है, कोर्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा भिन्न होता है। ध्यान रखना इस बात को, कोर्ट की तरह ही होता है लेकिन कोर्ट से थोड़ा सा भिन्न होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कार्य होते हैं, कैसे विवादों को सॉल्व किया जाता है, अपने क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक प्रक्रिया है आपके समझ में आई होगी। ठीक है, और आपने अब से पहले जो वीडियोज हैं वो भी देखी होंगी, जिससे कि आपका बेस थोड़ा मजबूत हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन है 6, क्या कानूनी आधार पर लोक अदालत द्वारा विवाद का निपटारा वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली की एक प्रभावी प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। क्या ये यहां पर बोला है, जो कानूनी लोक अदालत है, कानूनी आधार पर मतलब कानून की तरह काम करने वाली जो लोक अदालत है, क्या ये वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली की ही कोई एक शाखा है, क्या उसी के आधार पर काम करती है, क्या ये उसी से प्रभावी प्रक्रिया है। ठीक है, या लोक अदालत का संगठन कैसे होता है, मतलब लोक अदालत का निर्माण कैसे होता है। वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंतर्गत इसकी क्या स्थिति तथा शक्तियां हैं। जो सेवा प्राधिकार अधिनियम होता है, जो सेवाएं प्रोवाइड कराता है जनता को, उसकी क्या प्रक्रिया है और क्या शक्तियां हैं, के अंतर्गत इसकी क्या स्थिति तथा शक्तियां हैं, इसके द्वारा किस प्रकार के मामले निर्णित किए जा सकते हैं। मतलब ये जो लोक अदालत होती हैं, अब ये तो बताओ कि हमने ये तो सुन लिया कि ये न्यायालय के बाहर, कोर्ट के बाहर अपने विवादों को सॉल्व कर सकते हैं, ये मध्यस्थ भी जो हैं इनके विवादों को सॉल्व करने में इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मध्यस्थ होंगे ये किस प्रकार के विवादों को सॉल्व करा सकते हैं, पहले ये तो बता दो। अब तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि विवाद सॉल्व करा देंगे, विवाद सॉल्व करा देंगे, लेकिन किस प्रकार के विवादों को सॉल्व कराएंगे ये तो बता दो भाई। अब तक हमने क्या पढ़ा था, मध्यस्थ विवाद सॉल्व कराएंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन से बात, किस किस बात को, कैसे कैसे बातों को ये सॉल्व करा सकते हैं। आगे, लोक अदालत के महत्व को भी समझाइए और ये भी बताइए कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, किसका, लोक अदालत का। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए अपने आंसर की तरफ चलते हैं, और आंसर में चलने से पहले इसी का थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक को समझेंगे और लोक अदालत का संगठन समझेंगे। ठीक है, लोक अदालत का संगठन। लोक अदालत का संगठन यानी इसका जो निर्माण है, इसके जो व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं, उसका संगठन नियमित रूप से स्टेट लीगल एंड एडवाइस बोर्ड द्वारा वैधानिक सहायता एवं सुलह समिति की सहायता से किया जाता है। देखो इस चीज को समझ लेना, इसका जो संगठन यानी जो इसका जो निर्माण है, इसको जो बनाया जाता है, इसमें जो कार्य किया जाता है, इसमें क्या है, स्टेट लीगल एंड एडवाइस बोर्ड द्वारा वैधानिक सहायता एवं सुलह समिति की सहायता से किया जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ लोग अदालतों को स्वैच्छिक वैधानिक सहायता अभिकरणों, विधि के महाविद्यालयों या बार एसोसिएशन द्वारा समर्थित किया जा रहा है। लेकिन देखो अभी तक क्या है, स्टेट लीगल एवं एडवाइस बोर्ड द्वारा इसका संगठन किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इसके कार्यों में सुलभता आने लगी, ठीक है, और ये लगा कि ये लोक अदालत न्यायालय की तरह ही अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और ये सही है, जनता इससे लाभ प्राप्त कर रही है, तो आगे धीरे धीरे इनको और भी लाभ मिलने लगे, सहायता मिलने लगी। फिर कुछ लोग अदालतों की स्वैच्छिक वैधानिक सहायता अभिकरणों, विधि के महाविद्यालयों
या बार एसोसिएशन द्वारा समर्थित किया जा रहा है। ठीक है। लोक अदालतों के अंतर्गत ऐसे अनुभवी एवं विधि विशेषज्ञ जिनके अंतर्गत, देखो, जब हम लोक अदालत बनाएंगे तो पहले हमने लोक अदालत बनाई, इनके सुलभता का कार्य हमने देखा, तो इसको थोड़ा और प्रमोट किया, इसे और बढ़ाया गया। ठीक है। फिर इसमें एक चीज और देखी जाती है, जो लोक अदालत के जो सदस्य होते हैं वे कौन होंगे। भाई इसमें जो न्याय के निर्णय होगा, जो न्याय होगा, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, विधि की नॉलेज होनी चाहिए। उसी के आधार पर इनके सदस्यों का निर्णय किया जाता है। वो कैसे सदस्य होते हैं वो देखते हैं। लोक अदालतों के अंतर्गत ऐसे अनुभवी एवं विधि विशेषज्ञ जिसके अंतर्गत साधारणतः पदमुक्त न्यायाधीश जिन्होंने न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट ले लिया है, समाज सेवी, वकील जो मतलब वरिष्ठ वकील होते हैं, व्यक्ति वे विधि शिक्षक आदि आते हैं। मतलब इसमें जो पहले से रिटायरमेंट वकील हैं, सरकारी वकील हैं और न्यायाधीश हैं, रिटायरमेंट समाज सेवी हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। प्लस जो अनुभवी प्रोफेसर और अनुभवी टीचर होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, या कोई वरिष्ठ समाज सेवी है और उसके पास अपार नॉलेज है, वो व्यक्ति इस लोक अदालत में आकर अपना कार्य करेंगे और जन समुदाय को फ्री में लाभ देंगे। ये किसी लालच के वशीभूत नहीं, फ्री में आकर लाभ देंगे। जो अपने सम्मान के कारण ख्याति प्राप्त या जो पैसे के प्रति समर्पित और सामाजिक कार्य में रुचिबद्ध होते हैं। दूसरी बात यहां पर बोला है पैसे के प्रति समर्पित, मतलब कुछ न्यायाधीश, सरकारी वकील, रिटायरमेंट या प्राइवेट वकील, ठीक है, शिक्षक, समाज सेवी या अन्य कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो लॉ की जानकारी रखता हो, लॉ की नॉलेज रखता हो। ठीक है। इन व्यक्तियों का क्या है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कोई कार्य करता रहता है तो उसकी मनोस्थिति और प्रकृति ऐसी हो जाती है, वो अपने ही फील्ड में खुश रहता है। जब ये रिटायर हो जाते हैं, जब इनकी समय सीमा पूरी हो जाती है, तो इनका जो मन करता है कि मैं अभी और कार्य करना चाहता हूं, मैं इसी फील्ड में और चीजें देखना चाहता हूं, तो इनका जो ऑप्शन है वो लोक अदालत में जाता है और अपने शौक के लिए, अपने पैसे के लिए, सिर्फ अपनी अंतरात्मा को खुश रखने के लिए ये इस लोक अदालत में कार्य करते हैं। और वो भी कार्य कैसे करते हैं, बिल्कुल फ्री। समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब आगे चलते हैं। लेकिन इस पर पूरा नियंत्रण रहता है, इसे पूरी मान्यता रहती है, इनको सरकारी मान्यता रहती है। ये नहीं है कि अपने स्तर से ही, मतलब अपने इन सभी लोगों ने गुट बनाया अपना कार्य करने लगे, नहीं, ये मान्यता प्राप्त होते हैं सरकारी संस्था के अनुसार। ठीक है। आगे चलते हैं। वर्तमान न्याय प्रणाली जो हमें एंग्लो एक्सन विधिशास्त्र से विरासत में मिली है, असंख्य अंतर्निहित औपचारिकताओं तथा तकनीकियों से भरपूर है। भाई हमें जो हमारी कानून प्रक्रिया कहां से मिली है, एंग्लो से मिली है, यानी हमारी विदेशी विधि है जो हमें लंदन इंग्लैंड के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इसमें इसके अलावा यह प्रणाली समय और धन को काफी सीमा तक नष्ट करने वाली है। ये क्या है, ये जो प्रक्रिया है बहुत ही विलंबकारी है, इसमें समय से किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। यह सत्य है कि न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर अनेक वादों का निपटारा होना बाकी है। ये सभी जानते हैं कि आज कोर्ट में, न्यायालयों में वादों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और उनके निपटारे के लिए 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, बहुत से व्यक्तियों का तो जीवन ही गुजर जाता है और न्याय उन्हें नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं। वैधानिक सहायता परिषद प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट
एवं जिला न्यायालय जज और बार एसोसिएशन की सलाह से, एक बात देखना, वैधानिक सहायता परिषद, ध्यान से देखना इस चीज को, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट एवं जिला न्यायालय जज और बार एसोसिएशन की सलाह से एक पैनल की नियुक्ति करती है, एक पैनल की नियुक्ति करती है। जिले में संगठित लोक अदालत के लिए न्यायाधीशों की वांछित संख्या पैनल में से ली जाती है। ये सब मिलकर जिले, प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट, जिला न्यायालय जज और बार एसोसिएशन, ये मिलकर एक पैनल की नियुक्ति करती है। उस पैनल में से लोक अदालत के लिए न्यायाधीशों की वांछित संख्या पैनल से ली जाती है। ये चारों मिलकर एक पैनल बनाते हैं और उस पैनल में से कुछ जज जो है लोक अदालत के लिए दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के अलावा लोक अदालत के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय प्रशासकीय अधिकारीगण एवं बार और बेंच के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। इसमें मतलब लोक अदालत को एक न्यायाधीश देने के लिए, उनकी वरीयताओं को बढ़ाने के लिए, उनकी शक्तियों को दिखाने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए न्यायाधीशों के अलावा लोक अदालत के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जो वरिष्ठ सामाजिक सेवा जो देते हैं, मैंने बताया था समाज सेवी जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, स्थानीय प्रशासकीय अधिकारीगण, बार और बेंच, बार बेंच का मतलब होता है वकील और जज के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। लोक अदालत के पैनल के सदस्य अपनी सामाजिक सेवाएं बिना किसी वेतन के करते हैं। ये इसमें कौन शामिल किए जाते हैं पहले ही बता चुके हैं हम, न्यायाधीश, वकील, शिक्षक, समाज सेवी, अन्य वरिष्ठ व्यक्ति, और ये अपना कार्य कैसे करते हैं, फ्री करते हैं। या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। जो कहने का मतलब ये है, ये तात्पर्य है, जो लॉ के फील्ड में निष्ठावान कार्य करता हो, ठीक है, और लॉ की नॉलेज रखता हो। आगे चलते हैं। लोक अदालत में अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यह प्रक्रिया लचीली एवं अविवादिता होती है। इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा तक एकला और न्याय एवं निष्पक्षता स्तर धारण करने का विचार रहता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया रहती है थोड़ी लचीली रहती है, मतलब कठोर नहीं रहती। वादी और प्रतिवादी के पक्षों को सुना जाएगा, उनके तथ्यों को देखा जाएगा, उनसे अच्छी तरह से वार्तालाप की जाएगी, ठीक है, उसके आधार पर। दूसरा, अविवादिता होती है। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है, दोनों ही पक्ष आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें एकला और न्याय एवं निष्पक्षता स्तर धारण करने का विचार रहता है। एकला मतलब किसी एक पक्ष का नहीं, ये नहीं है कि भाई जैसे ए है, बी है, कि सिर्फ ए को ही हम सपोर्ट करें या सिर्फ बी को सपोर्ट करें। इसमें ऐसा नहीं है, एकला नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो पीड़ित पक्ष है, फिर एक बात और देखो, इसमें ये नहीं है कि हम किसी एक को सपोर्ट करें। दूसरा, अगर दोनों पक्ष ऐसे हैं कि भाई अपने समझौते के आधार पर आए हैं और दोनों का जो कृत्य है, जो अपराध है, वो समान है, तो इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी में कोई अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है तो इसमें एकला देखने को मिलता है। जो ज्यादा पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ ये झुक जाएगा। भाई ये तो हर जगह होता है। आगे चलते हैं। लोक अदालत के पीछे जियो और जीने दो तथा दो या लो, मतलब जैसा करोगे ऐसा भरोगे, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीने दो। लोक अदालत के पीछे जियो और जीने दो तथा दो या लो, जैसा करोगे ऐसा भरोगे की भावना विद्यमान रहती है। लोक अदालत द्वारा हल किए गए मामलों में न तो किसी पक्ष की जीत होती है और न ही किसी पक्ष की हार होती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो पक्ष का मतलब जो
न्याय करने वाले जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं झुकेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुक जाए, दोनों में समन्वय बनाकर, समानता बनाकर, तुलना बनाकर उनका न्याय करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एकला देखने को मिलता है भाई, कुछ अपराध प्रकृति के होते हैं और जिसमें बिल्कुल ऐसे देखना पड़ता है कि भाई इस ए व्यक्ति का ज्यादा नुकसान हुआ है तो इसकी तरफ थोड़ा झुकाव लेकर बी से इसको अर्थदंड दिया जाएगा या इसकी सुरक्षा कराई जाएगी ए की। भाई वहां पे तो न्याय का मतलब यही है, ये थोड़ी है कि एक आदमी ने किसी की बेटी को जलाकर मार दिया, ए है और बी है। ए की जो पुत्री थी, बी ने इसे जलाकर मार दिया या दहेज से संबंधित इसे कोई दंड दिया। अब ये थोड़ी है कि जो अब न्यायाधीश हैं, एक तो ए का जो नुकसान हो चुका है अब ये बी की तरफ भी झुक जाए, नहीं, अब इसमें एकला दिखाएंगे, ठीक है। यानी समानता दिखाते हुए कि भाई ये पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे कि भाई समानता कब दिखाएंगे, दोनों पक्षों को सुनते समय, फिर इसके पक्ष में निर्णय करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो न्यायाधीश हैं ये निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बी का कुछ ज्यादा हिरास ना हो, यानी बी का कुछ ज्यादा नुकसान ना हो जाए। क्यों, उसे भी देखेंगे, उसके तथ्यों को सुनेंगे कि क्या बी की इतनी ही गलती है जितनी सामने वाली पार्टी ने दर्शाई है। चलो बी को तो हम लाभ दे ही रहे हैं, सॉरी ए को तो हम लाभ दे ही रहे हैं, इसको तो हम जिता ही रहे हैं, लेकिन बी का हम इस प्रकार से, बी को इस प्रकार से दंडित करें कि इसे ज्यादा नुकसान न हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करके भेजा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, समझौता, ठीक है। भाई एक बात बताओ, ए का नुकसान हुआ बी से, बी जेल जाने वाला है या जेल चला गया है, अब इन दोनों ने समझौता कर लिया, बी से कुछ पैसे ए को दिलवा दिए, ठीक है। किसने, न्यायाधीश ने, लोक अदालत ने। तो भाई यहाँ पे तो दोनों को ही लाभ हुआ ना, ये जेल से बाहर आ गया या ये जेल जाने से बच गया, या इसे इसके ऊपर अन्य कार्रवाई होने से बच गई और इसे थोड़ा पैसा मिल गया और इसे थोड़ा न्याय मिल गया, ठीक है। ये चीज होती है, तो यहाँ पर दोनों को लाभ मिलता है, ना तो किसी को हानि होती है ना लाभ होता है। इस चैप्टर को कम से कम इसके 8 से 12 पेज हैं, अगर हम उसको और पढ़ते तो थोड़ा अच्छा लगता। अब मोटे तौर पे समझाने में थोड़ा इरिटेशन सा होता है, एक्सप्लेन करने में जल्दबाजी सी करनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन फिर ज्यादा लेंथी हो जाता है, पेपर का समय भी देखना होता है, आपको तैयारी करनी होती है। इसमें और भी पॉइंट हैं और भी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे पेपर के लिए इतनी ही सफिशियंट है। इसमें केवल कुछ लेकर और कुछ देकर भावी शांति और उन्नति की दृष्टि से विवाद का समझौता किया जाता है। कुछ लेकर और कुछ देकर, जैसा कि हमने बताया था, बी इसे कुछ दे देगा, इसे लाभ मिल जाएगा और ये समझौता हो जाएगा। इसमें किसी की हानि ना किसी का लाभ होगा, लेकिन न्यायाधीश का इसमें एकला पक्ष दिखेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा पीड़ित पक्ष है। ये तो थे हमारे वैधानिक सहायता परिषद, ठीक है। आगे चलते हैं। वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987, यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया है। कौन सा, लोक अदालत वाला, जो लोक अदालतों की कानूनी स्तर प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार एक लोक अदालत, अब इस अधिनियम को आगे देखते हैं। एक लोक अदालत, लोक अदालत वह शक्तियां रखती है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में निहित है। इसमें क्या बोला है, ये जो लोक अदालत है इसका जो गठन है 9 नवंबर 1995 को हुआ, ठीक है। और इसे कुछ शक्तियां, कानूनी शक्तियां प्रदान की गई, कानूनी शक्तियां इसे दी गई हैं। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो देखते हैं। इसको
दीवानी प्रक्रिया संहिता, यहां पे आ का डंडा लगा लेना, फिर कमेंट आएगी नहीं। संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में निहित है। सही है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219, 228 के अर्थ में अंतर्गत लोक अदालत के सामने हुई सभी कार्रवाइयां न्यायिक कार्रवाई समझी जाएंगी। यानी कि जो हमारी आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219 और 228 की सख्तियां दी गई हैं। सख्ती देने का मतलब क्या है? इसके आधार पर इन धाराओं में निर्णय कर सकते हैं। 3 नंबर का पॉइंट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 अध्याय 26 के उद्देश्य के लिए प्रत्येक लोक अदालत एक दीवानी न्यायालय मानी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता क्या कहती है? जो लोक अदालत है ये धारा 195 के अनुसार दीवानी न्यायालय मानी जाएगी। तीसरा देखते हैं, वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक अदालत के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। जो हम जब आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पर सेक्शन आता है हमारा 21 और उसमें आता है सेवक, लोक सेवक। लोक सेवक के अंतर्गत कौन आता है? तो यहां पर बताया गया है आईपीसी की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक वो आएंगे जो वैधानिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 23 के अंतर्गत जो लोक अदालत खोली जाएगी उसके जो सेवक हैं यानी जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य या कार्यकर्ता जो हैं वो सब लोक सेवक होंगे। ठीक है। लोक अदालत का गठन कैसे होता है? सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 23 के अनुसार, और इसके जो सेवक हैं वो सदस्य किसके अनुसार होंगे? आईपीसी की धारा 21 के अनुसार वो सेवक होंगे। ठीक है। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें मान्यताएं चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसी प्रकार से जब ये लोक अदालत बनी है तो इसको किस किस ने सपोर्ट किया है वो देखते हैं। सेवा प्राधिकार अधिनियम ने तो इसका निर्माण किया इसलिए इसने सपोर्ट किया। दूसरा, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 ने भी इसे सपोर्ट किया। भारतीय दंड संहिता ने भी इसे सपोर्ट किया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ने भी इसे सपोर्ट किया। लोक अदालत द्वारा निर्जित किया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम बाध्यकारी और अनअपीलीय होगा। दूसरी बात, अगर इन लोक अदालत ने कोई निर्णय करा दिया है, कोई समझौता करा दिया है, तो वो अंतिम होगा और अनअपीलीय होगा। अनअपीलीय, इसमें दोबारा से अपील नहीं की जा सकती और ये निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि यहां पर दोनों पक्षों की सहमति से बुलाकर अच्छी तरह से ये समझौता कराए जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर फिर आगे कोई बात रहनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। कानूनी सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालत निम्नलिखित विषयों से संबंधित मामलों में फैसला कराने हेतु क्षेत्र अधिकार रखती है। भाई, कानूनी सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 थोड़ी पावर देती है किसे? लोक अदालत को, कि आप इस प्रकार के मामलों में निर्णय करा सकते हो। ऐसा मामला जो न्यायालय में लंबित हो, जो न्यायालय में यानी कोर्ट में काफी दिनों से चल रहा हो और लंबित पड़ा हो, ऐसे मामलों को लोक अदालत में भेजा जाएगा और वहां पर उनका सॉल्यूशन होगा। दूसरा, ऐसा मामला जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और न्यायालय के सामने पेश ना किया गया हो।
इसमें दो प्रकार के मामले जाएंगे लोक अदालत में। एक तो न्यायालय में कोई मामला काफी समय से चल रहा हो, है ना, लंबे समय से, इसे हम मान लेंगे लंबे समय से चलने वाला। चालू वाद, जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो ऐसा मामला लोक अदालत जाएगा। दूसरा, ऐसा मामला जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और न्यायालय के सामने पेश नहीं किया गया है। दूसरा ऐसा मामला है कि जो कोर्ट के यानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना था, इन लोगों ने पेश नहीं किया। इसकी पावर किसे थी? न्यायालय को इसमें निर्णय करने की पावर थी, लेकिन ये न्यायालय के पास ना जाकर ये लोक अदालत जा सकते हैं, ठीक है, तो वहां भी इनका निर्णय हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोक अदालतों में किसी मामले को निम्नलिखित आधारों पर संदर्भित किया जा सकता है। लोक अदालत में मामले कब जाते हैं, कब इनका सॉल्यूशन होता है? जब पक्षों की पारस्परिक सहमति हो, सहमति द्वारा, यानी दोनों पक्ष संतुष्ट हो। भाई लोक अदालत में तभी तो जाएंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर बोला है एक तो बाद वो जाएंगे जो लंबित पड़े हो न्यायालय में, बहुत लंबे समय से चल रहे हो, तो यहां पर पक्षकार बोलेंगे कि हमारे वाद को A+B जो दोनों पक्षकार हैं ये बोलेंगे हमारे वाद को थोड़ा लोक अदालत में पहुंचा दिया जाए। दूसरा, एक तो पहले से ही चल रहा है, एक केस ऐसा है A+B का कि भाई अगर हम न्यायालय में एक बार हमने केस डाल दिया तो हम बहुत लंबे समय तक फंस जाएंगे, इसलिए हम पहले ही अपनी सहमति से लोक अदालत चल रहे हैं और वहां हमारा ये फैसला आसानी से हो जाएगा। दोनों की पारस्परिक सहमति या एक पक्ष की प्रार्थना द्वारा, या इनमें से एक पक्ष कोई प्रार्थना करता है। भाई दो पक्ष हैं A+B, इनमें से एक पक्ष ज्यादा पीड़ित है, वो कहता है याचिका दायर करके न्यायालय में या लोक अदालत में कि मैं अपना केस यहां पर लाना चाहता हूं, तो वो उसका केस ले लेते हैं। दोनों पक्ष जा सकते हैं या एक पक्ष याचिका या प्रार्थना पत्र के आधार पर अपने केस को लोक अदालत में लेके जा सकता है। लोक अदालतों द्वारा किस प्रकार के मामले निर्णित किए जा सकते हैं? अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि लोक अदालत में किस प्रकार के केसों को देखा जाता है, सॉल्व किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। यहां से आपका क्वेश्चन 5, 10 नंबर का भी आ सकता है और 20 नंबर का तो चल ही रहा है। आरंभ में लोक अदालतों द्वारा केवल दीवानी, राजस्व और फौजदारी के ऐसे विवाद जो समनीय प्रकृति के होते थे निर्णित किए जाते थे, लेकिन लोक अदालतों द्वारा विवादों को तय करने में मिली सफलता। भाई पहले ये जो लोक अदालत थे कैसे केसों को देखते थे? जिनमें सम्मन भेजा जाता है, समनीय प्रकृति के, दीवानी, राजस्व और फौजदारी वाद देखे जाते थे, लेकिन लोक अदालत ने इनमें बहुत अच्छा कार्य करा, दीवानी, राजस्व और फौजदारी में बहुत अच्छा कार्य करा। तो लेकिन लोक अदालतों द्वारा विवादों को तय करने में मिली सफलता और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सहयोग के कारण कानूनी सहायता प्रवर्तन समिति ने यह प्रार्थना की। जब यह देखा जाने लगा कि भाई ये दीवानी, राजस्व, फौजदारी में लोक अदालत बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो इसको थोड़ा सा और प्रमोट किया गया और इसे थोड़ा आगे बढ़ाया गया, जिसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का सहयोग रहा। और इसमें बोला गया कि आप इस प्रकार के केस और सुनोगे। अभी तक आप इस प्रकार के केस सुन रहे थे, दीवानी, राजस्व, फौजदारी। अब आप कौन कौन से केस देखोगे? मोटर दुर्घटना संबंधी, मुआवजा संबंधी दावे तथा दाखिल खारिज, भूमि के पट्टे, वन भूमि, बेगार श्रम, भूमि अर्जन, वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े जो फैमिली कोर्ट होते हैं उसके केसेस, और बैंक ऋण संबंधी आदि मामले भी लोक अदालत के लिए पेश किए जाने लगे हैं। पहले क्या था? दीवानी, राजस्व और फौजदारी मामलों को देखा जाता था, लेकिन इनको फिर थोड़ा प्रमोट किया, इनकी सफलता को देखा गया, इनके द्वारा निर्णय को देखा गया कि भाई ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
क्यों ना ऐसी अदालतें और बनाई जाएं, ऐसे सदस्यों का और गठन किया जाए जिससे कि केसों की संख्या कम हो और निर्णय जल्दी जल्दी हो जाएं। तो इनको इस प्रकार के केस भी सौंप दिए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक अदालत का महत्व। लोक अदालतों के महत्व का अंदाजा इसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से लगाया जा सकता है। 31 मार्च 1996 तक देश में 13 लाख लोक अदालत हो चुकी हैं। 1996 तक देश में 13 लाख लोक अदालतें हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 50 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिनमें से 2,78,801 मोटर दुर्घटना दावे जो ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन थे। मतलब 2,78,801 मोटर दुर्घटना यानी जो वाहनों से संबंधित जो केस थे उनका निपटारा किया जा चुका है, निर्णित किए गए हैं, और इनमें दावेदारों को 8,612 मिलियन की रकम मुआवजे के रूप में भुगतान कर दी गई है। इस प्रकार लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों से यह प्रकट होता है कि यह प्रक्रिया आम जनता की पहुंच के पास है और इसकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इसका जो महत्व देख लिया कि इसके अंतर्गत 50 लाख से ज्यादा मामलों को सॉल्व किया जा चुका है, जिसमें लगभग करीब 3 लाख, इसको हम बोलेंगे लगभग यानी करीब 3 लाख मोटर दुर्घटना संबंधी वादों को सॉल्व किया जा चुका है। अगर किसी को संख्या याद नहीं रहती है तो वो लगभग 3 लाख मोटर दुर्घटना वाहनों को लिख देना। ठीक है, और करीब 9,000 मिलियन की रकम मुआवजे के रूप में दे दी गई है। अगर किसी को यह संख्या याद नहीं रहती है तो 9,000 मिलियन। ठीक है, क्योंकि भाई समय आगे भी चलता रहा है, अब भी जो खर्चा है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा, और भी केसेस हैं जो सॉल्व हो चुके हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया होगा। कानूनी सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 21 के अनुसार लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया प्रत्येक पंचाट, अब इसकी महत्वपूर्ण बातें सुन लो। लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निर्णय दीवानी न्यायालय की एक डिग्री समझा जाएगा। यह ऐसा प्रत्येक निर्णय अंतिम तथा पक्षों पर बाध्यकारी माना जाएगा। ये जो निर्णय दे देंगे अंतिम होगा और इसे मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्यकारी होंगे, और ऐसे पंचाट के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब है एक बार लोक अदालत ने जो निर्णय दे दिया है वो दोनों पक्षों को मानना होगा और इस पे दोबारा से अपील नहीं की जाएगी, क्योंकि लोक अदालत में हम ऐसे केसों को भेजते हैं जिनकी संख्या पहले से ही ज्यादा है। अगर तुम बार बार अपील कर कर ऐसे आते रहोगे तो समय भी ज्यादा बर्बाद होगा, और न्याय हम किसी और पक्ष को देने वाले थे इतने समय में, उसको न्याय भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यहां पर कोई भी अपील दायर नहीं की जाएगी। आगे, जहां कोई मामला लोक अदालत को उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संदर्भित किया गया होता है और लोक अदालत मामले का फैसला कर देती है, तो वहां न्यायालय में पहले में जमा की गई कोर्ट फीस बादकारी को लौटा दी जाती है। अगर कोई मामला है जो पहले न्यायालय में चल रहा था, यानी कोर्ट में चल रहा था न्यायालय में, पक्षकारों की सहमति से, ए प्लस बी पक्षकार की सहमति से, या इनमें से किसी एक पक्षकार की सहमति से वो लोक अदालत में आया। ठीक है, और लोक अदालत में आया और न्यायालय ने दोनों पक्षों से या किसी एक पक्ष से कोर्ट फीस ली थी। ठीक है, अगर ये मामला लोक अदालत द्वारा सॉल्व होता है, लोक अदालत इसमें निर्णय देती है और वो पक्ष जीतता है, तो जीतने वाले पक्ष की कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष अपने शब्दों में देना है कि लोक अदालत से क्या फायदे हैं, लोक अदालत पे अपने सुझाव दे सकते हो, आपने क्या सीखा है लोक अदालत से, इससे जनता को, समाज को, कोर्ट को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है। भाई
सभी को तो लाभ प्राप्त हो रहा है, इससे जनता जन समुदाय को क्या फायदा है, या इसके कुछ एक हानिकारक कुछ पॉइंट हो, जो भी आपके मन में आए आप इसमें अपना निष्कर्ष अपने शब्दों में दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।